नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन भाग 14 के बारे में। मित्रों, भाग 13 में मैंने बोनस क्वेश्चन पूछा था। हमेशा की तरह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और आंसर सही देने वालों के नाम है नितिन जायसवाल, आदि यादव, राधा राज, अंश प्रताप सिंह, दीपक कुमार गुप्ता, मुनेन्द्र वर्मा, जितेंद्र मिश्रा और शिवानी गुप्ता। धन्यवाद आप लोगों का, आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई थी, योजना आयोग को हटाकर। यह योजना आयोग को ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आदित्य राय जी ने आंसर दिया है नीति आयोग का अध्यक्ष मोदी है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ना कि किसी पर्सन का नाम, किसी इंसान का नाम यहाँ पे नहीं पूछा, किसी व्यक्ति का नाम। देखिए, मोदी जी क्या है, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, तो नीति आयोग को पदेन अध्यक्ष भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए, तो आपको लिखना है नरेंद्र मोदी, ना कि अभी। इसका सही अगर उत्तर माना जाए तो प्रधानमंत्री ही होगा। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है। आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार। तो उसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है, समानता का अधिकार, वो विदेशियों के लिए नहीं है। जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए समानता का अधिकार है, लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। ये आता है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है, और दिया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संगीत का मूल निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? भारतीय संगीत का मूल निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो उसका सही उत्तर हो जाता है सामवेद। सामवेद से ही भारतीय संगीत निकला है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद है क्या? सामवेद देखिए, गाया जा सकने वाला वेद है। गाया जा सकने वाला वेद है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गाया जा सकने वाला वेद कौन सा है? तो आपको लगाना है सामवेद। और एक क्वेश्चन बनता है ऑप्शन बी पर कि गद्य और पद, गाया जा सकने वाला और पढ़ा जा सकने वाला वेद कौन सा है? तो आपको लगाना है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो आपका है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार अकबर द्वारा लागू नहीं किया गया? अकबर द्वारा कौन सा सुधार लागू नहीं किया गया? दाग प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, एकता प्रणाली, या फिर जब्ती प्रणाली। देखिए, जब्ती प्रणाली क्या है? जब्ती प्रणाली है बटाईदार। बटाई से तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कोई किसी का खेत है, किसी की भूमि है, हमने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी कि आप करिए, और जो खर्चा पानी होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। इसे हम बोलते हैं बटाई। और जो उपज होगी वो भी हम आधा आधा बांट लेंगे। तो इसे बोलते हैं जब्ती प्रणाली। इसे बोलते हैं जब्ती प्रणाली। बटाई प्रणाली से तात्पर्य जब्ती प्रणाली से ही है। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली इज द राइट आंसर। एकता प्रणाली इसका सही उत्तर है। अकबर द्वारा एकता प्रणाली लागू नहीं करी गई थी, इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली शुरू की गई थी। एकता प्रणाली है क्या? एकता प्रणाली है, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं राजा हूँ या कोई और व्यक्ति राजा है। अकबर जैसे मान लीजिए राजा है, इसके अंडर में 100 तो 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या सैनिक हों या कोई भी व्यक्ति हों। तो उनके लिए वेतन की जगह भूमि दे देना, वेतन की जगह भूमि का आवंटन कर देना, तो इसे हम बोलते हैं एकता प्रणाली। और ये शुरू करी गई थी इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया गया था, अकबर ने नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं आपको बता देता हूँ, मनसबदारी प्रणाली क्या होती है। मनसबदारी प्रणाली होती है कर्मचारियों से संबंधित प्रणाली। कहने का मतलब, जिसे हम कर्मचारी बोलते हैं, जैसे आज सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें हम कर्मचारी बोलते हैं, वैसे ही उन्हें मनसबदार बोला जाता था। उन्हें मनसबदार बोला जाता था उस समय। तो ये मनसबदारी प्रणाली हो गई। फिर आती है दाग प्रणाली, दागना प्रणाली। देखिए, दागना प्रणाली से एक होता है घोड़ा दागना। क्वेश्चन पूछा जाता है, घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की, सैनिकों को नकद वेतन देने की, हुलिया लिखने की सैनिकों का, और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू करी गई थी। लेकिन दाग प्रणाली जो है वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी। दाग प्रणाली से तात्पर्य है अकबर
शरीर पर दाग मतलब मोहर लगा देता था, मोहर लगवा देता था। एक होती थी शाही मोहर, शाही मोहर। एक होती थी मनसबदार मोहर, मनसबदार मोहर। मनसबदार से तात्पर्य है कि कर्मचारियों के हाथ पर या कहीं पर शरीर पर मोहर लगवा दी, जिससे पता चलता था कि हाँ ये कर्मचारी हैं। एक होती थी शाही मोहर, जो राज परिवार के सदस्य थे उनके हाथ पर या कहीं पर मोहर लगा दी जाती थी, इसे बोलते थे दाग प्रणाली। फिर आता है ऑप्शन क्वेश्चन 4, दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका, जिसे हम अंटार्कटिका का भाग बोलते हैं, में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यह भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी ध्रुव पर, उसका नाम क्या है? पहला नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है या फिर वहाँ पर जो स्थायी रिसर्च सेंटर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हैं दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या दक्षिण गंगोत्री। तो इसका क्षेत्र हो जाता है दक्षिण गंगोत्री इज द राइट आंसर। दक्षिण गंगोत्री वहाँ पर स्थायी अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अफ्रीका में कॉपर उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका क्षेत्र हो जाता है जाम्बिया। तो कॉपर जिसे हम बोलते हैं तांबा, तांबा उत्पादन में अफ्रीका में जाम्बिया अफ्रीका में ही नहीं विश्व में भी अग्रणी स्थान रखता है। जाम्बिया का तांबा उत्पादन में विश्व में भी अग्रणी स्थान है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आता है 6, मूल्य वर्धित कर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? मूल्य वर्धित कर से तात्पर्य है बैट। बैट का फुल फॉर्म हो जाता है बी फॉर वैल्यू, ए फॉर एडिड और टी फॉर टैक्सेस। तो मूल्य वर्धित कर या फिर बैट सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका क्षेत्र हो जाता है फ्रांस में। सबसे पहले फ्रांस में बैट लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह किसका नियम है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, या कहने का मतलब सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बाजार का नियम है। तो पूर्ति अपनी मांग है वो स्वयं बना लेती है, कहने का मतलब अगर किसी की मांग कम है तो उसका मतलब है वहाँ पर सप्लाई उस चीज़ की ज़्यादा है। कहने का मतलब मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए किसी भी कंपनी का है, ए कंपनी का मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, मैंने मार्केट में सभी डीलर्स को दे दिया, सभी डीलर्स को सफिशिएंट पीसेस दे दिए, कहने का मतलब 100 पीस सबको दे दिए। और मोबाइल फ़ोन का क्रेज़ इतना ज़्यादा है नहीं, तो 100 पीस हमने दिए हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। कहने का मतलब इतना ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगा क्योंकि सभी के पास सफिशिएंट मात्रा में रहेगा। और अगर मैं उसको जो ए मोबाइल फ़ोन मैंने 100 दिए थे उसकी जगह मैं अगर सबको 5 दूं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। इन्वर्स या उल्टा रूल होता है ये व्युत्क्रमानुपाती। तो उसका सही उत्तर हो जाता है बाजार का नियम होता है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। फिर आता है 8वां प्रश्न, गांधी को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी या फेबियनवादी। तो उसका सही उत्तर हो जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। फेबियनवाद आया है ब्रिटेन से। जो वहाँ का जो आंदोलन हुआ था वो फेबियनवाद से समर्थित था। फेबियनवाद ब्रिटेन में शुरू हुआ, फेबियन समाज। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संघवाद किसके निकट है? भारतीय संघवाद किसके निकट है? कहने का मतलब भारतीय संघवाद से तात्पर्य है फेडरल सिस्टम। जो भारत का फेडरल सिस्टम है वो किसके निकट है? ऑप्शंस हैं नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूएसए के। तो इसका सही उत्तर हो जाता है कनाडा के, क्योंकि हमने जो संघवाद की धारणा है वो कनाडा से ली है अपने संविधान में, तो कनाडा से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है? संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। यूएसए से ली है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये हमने यूएसए से लिया है। प्रश्न नंबर 10 है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, और क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया मैंने मूल अधिकार से संबंधित। तो मूल अधिकार आपके भारतीय संविधान के तीसरे भाग में हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था या स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था? कौन सा आर्टिकल है? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शंस हैं 370, 371, 369 या 390। तो उसका सही उत्तर होता है आर्टिकल 370 या 370, जिसे अब रिवोक कर लिया गया है, जिसे हटा लिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारत में विलय कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 है,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की रिट की व्यवस्था नहीं है? किस प्रकार की रिट की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश या निषेध। तो उसका सही उत्तर होता है व्यादेश। व्यादेश कोई प्रकार की रिट नहीं होती। व्यादेश किसी प्रकार की रिट नहीं होती। रिट होती क्या है? देखिए, अगर कोई भी न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तो सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के लिए रिट जारी कर देता है। तो कितनी रिट हैं संविधान में 5 प्रकार की रिट दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम बोलते हैं हीवियस कॉर्पस, फिर आता है मैंडमस जिसे हम बोलते हैं परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट हैं जिसमें व्यादेश कोई भी रिट नहीं है। निषेध जिसे हम बोल सकते हैं प्रतिषेध, निषेध या प्रतिषेध बात एक ही है। ये आता है आर्टिकल 32 में, संविधान के आर्टिकल 32 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है ईथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होता है ईथेन। ईथेन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ईथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और बाकी जो है जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। इन सब से तापमान बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ऑप्शन है विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ध्रुवण। देखिए, ध्रुवण नहीं होता ध्वनि तरंगों में। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई दोलन नहीं होता, कहने का मतलब दोलन होता है चारों दिशाओं में होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई ध्वनि का स्रोत है या ध्वनि यहाँ से निकल रही है तो वो चारों दिशाओं में फैलेगी। उसका दोलन चारों दिशाओं में होगा, चारों तरफ आवाज़ जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग खड़े हैं तो सुन लेंगे। और प्रकाश के साथ क्या होता है? देखिए, प्रकाश सबसे पहले आप टार्च की तरह देखिए। अभी यहाँ पे टार्च है, ये टार्च हो गई। यहाँ से अगर मैं फोकस दूंगा तो उसका फोकस बिल्कुल सामने की तरफ जाएगा। अगर फैलेगा भी तो ज़्यादा नहीं फैलेगा, एक निश्चित दूरी तक ही फैलेगा। कहने का मतलब इसके चारों ओर फोकस नहीं जाएगा। या आप खुली लाइट रखें फिर भी इतना फोकस चारों तरफ नहीं जाएगा। तो इसका दोलन चारों तरफ नहीं होता है, लेकिन ध्वनि का दोलन चारों तरफ होता है, इसलिए ध्रुवण नहीं हो सकता। फिर आता है प्रश्न नंबर 15 और आज का लास्ट प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है? भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य अभी तक नहीं है आज की डेट तक? ऑप्शंस हैं G20, G7, सार्क या UN। तो UN का सदस्य है, सार्क का भी है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। UN का कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। G7 का सदस्य भारत नहीं है। G7 का भारत सदस्य नहीं, G20 का है। G से तात्पर्य है यहाँ पर ग्लोबल, जो ग्लोबल इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं देश, या फिर काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते होते हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो आते हैं ग्लोबल 20 या G7 में। तो भारत G20 का सदस्य है। G7 का होने के संभावना है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की वकालत की है। देखिए 20, अब G20 से यहाँ पर क्या तात्पर्य? 20 से मतलब है यहाँ पर 20 देश हैं, 7 से मतलब है यहाँ पर 7 देश हैं। पहले इसमें G8 हुआ करता था, रूस था इसमें, अब रूस को बाहर निकाल दिया गया तो G7 रह गया। अब अगर इसमें देश अगर कोई ऐड होता है, इंक्लूड होता है, तो ये बढ़ जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा।